नमस्कार मित्रों, अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं विषाणु जनित रोग के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, विषाणु जनित रोग के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे हमारे पास में जो रोग का वाहक कारक होगा वो कौन होगा? विषाणु होगा। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं विषाणु जनित रोग। ठीक है, इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने जीवाणु जनित रोगों के बारे में संपूर्ण जानकारी ले ली थी और उनको खत्म कर दिया था। अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? विषाणु जनित रोग, वायरल इन्फेक्टेड, ऐसे रोग जिनका रोग कारक क्या हो? वायरस हो, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? विषाणु जनित रोग कहेंगे। इसमें पहले नंबर पे मैं बीमारी के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है आपके पास में उपार्जित प्रतिरक्षा अक्षमता संरक्षण यानी एड्स के बारे में बात करने जा रहा हूं पहले नंबर पे, जिसका नाम क्या है? एड्स। ठीक है, फुल फॉर्म इसका आ जाएगा आपके पास में एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी। क्या आ जाएगा? डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, क्या आ जाएगा? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, अब इसका हिंदी नाम कैसे लिख सकते हो आप लोग, वो भी आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। वो आपका सद उपार्जित प्रतिरक्षा अक्षमता संरक्षण। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? उपार्जित प्रतिरक्षा असंरक्षता आएगा। ठीक है, क्या आ रहा है आपके पास में? उपार्जित प्रतिरक्षा अक्षमता लिखना है इसको, है ना? अक्षमता से विकार आएगा। ठीक है, अक्षमता सिंड्रोम। तो ये आपके पास में इसका हिंदी नाम आ गया। अर्थात इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं, जो प्रतिरक्षा इन्वॉल्व होगी वो कौन सी है? उपार्जित। दो प्रकार की होती है, एक जन्मजात प्रतिरक्षा और एक कौन सी होती है? उपार्जित प्रतिरक्षा। तो इसके अंदर कौन इन्वॉल्व हो रही है आपके पास में? उपार्जित प्रतिरक्षा। कौन इन्वॉल्व हो रही है आपके पास में? उपार्जित प्रतिरक्षा इन्वॉल्व हो रही है। समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो उपार्जित प्रतिरक्षा। एड्स क्या होता है आपके पास में? एड्स ऐसी बीमारी है जिसमें ऐसा कहा जाता है कि एक असाध्य रोग है, और ऐसा बोल सकते हैं हम लोग कि मतलब बहुत ही घातक बीमारी है जो भारत के अंदर क्या हो रही है? फैलती जा रही है। संक्रमण बीमारियों में सबसे महत्वपूर्ण बीमारी यही है। ठीक है, कुछ सालों में ये खोजा गया है कि ये रोग एड्स कैंसर से भी ज्यादा भयानक होता है। और एड्स का एक बात जान लीजिए कि मृत्यु निश्चित है। क्या है? मृत्यु निश्चित रूप से होती है, याद रखना इस चीज को। अब इसका मेन कारक क्या है? मतलब ये क्यों हो रही है, किसकी वजह से होता है ये? इसका जो कारक है वो है आरएनए परिवार के रेट्रोवायरस फैमिली का एक वायरस, जिसका नाम है कौन? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, विषाणु जनित है जो कि आरएनए द्वारा निर्मित रेट्रोवायरस इम्यूनो डेफिशिएंसी, सिंपल आपको लिखूंगा HIV। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है ये आपके पास में। ये वायरस के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ होता है, कौन सा पदार्थ? आनुवांशिक पदार्थ होता है, वो आनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर कौन होता है? आरएनए होता है। कौन होता है? आरएनए इसके अंदर क्या है? आनुवांशिक पदार्थ के तौर पे कार्य करेगा। कौन कार्य कर रहा है? आरएनए। ठीक है, आरएनए में भी एक फैमिली है जिसका नाम है रेट्रोवायरस फैमिली। कौन सी? रेट्रोवायरस फैमिली। ये इस रेट्रोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। कौन आपके पास में? ये वाला जो अपन बात कर रहे हैं HIV वाला वायरस। ठीक है, कौन सा? रेट्रोवायरस फैमिली से, जिसमें आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है आपके पास में? आरएनए रहेगा। ठीक है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये बड़ा ही खतरनाक चीज है आपके पास में, ध्यान रखना होगा आप लोगों को ह्यूमन इम्यूनो वायरस के बारे में, जिसमें आरएनए जो है आपके पास में जीनोम की तरह कार्य करेगा। याद रखना, एड्स के खुद के कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, चीजें याद रखें, बल्कि इस विषाणु के कारण शरीर की प्रतिरक्षा जो होती है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। उपार्जित प्रतिरक्षा के अंदर क्या आ जाती है आपके पास में? कमी आ जाती है। ठीक है ना, जिसकी वजह से क्या होता है? शरीर संक्रमणकारी रोगों से बचाव नहीं कर पाता है। मतलब छोटे से छोटा संक्रमण होगा वो भी लंबे समय तक चलेगा, यहां तक सामान्य जुकाम है वो भी 2-2 महीने तक चल जाएगा। तो एड्स का खुद का कोई लक्षण नहीं है, ठीक है, बस ये है कि इम्यूनिटी डाउन हो जाती है। इम्यूनिटी डाउन होती है। दूसरी बीमारियां क्या होती है
आपके पास में सुपीरियर रूप ले लेती है, और छोटे से छोटा संक्रमण होता है वो भी क्या होता है, बड़ा रूप धारण कर लेता है। समझ रहे हो, क्या करता है, बड़ा रूप धारण कर लेता है, छोटे से छोटा संक्रमण भी, याद रखेंगे इस चीज को। तो ये एचआईवी के बारे में। अब एचआईवी यानी जो वायरस है उसकी संरचना कैसी हो सकती है उसके बारे में बात करते हैं। एचआईवी की संरचना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई। एचआईवी वायरस की संरचना के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं कि वायरस कैसा दिखता है, क्या होता है, इसके बारे में। एचआईवी की सतह चारों ओर से फॉस्फोलिपिड की 2 परत से निर्मित होती है। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक गोला बनाया हमने, फिर एक और गोला बना दिया हम लोगों ने। ठीक है, समझने का प्रयास आप लोगों को ही करना होगा। यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की कितनी परत आती है इसके अंदर, आपके पास में 2 परत आती है। तो इस गोले के अंदर हम क्या कर देते हैं, व्हाइट कलर की लाइन लगा देते हैं। ये अपने पास में फॉस्फोलिपिड की क्या आ गई, 2 परत आ गई है। क्या आ गई है, 2 परत। तो नामकरण भी दे दीजिए आप लोग इसको, क्या नाम देंगे कि ये फॉस्फोलिपिड की परत है, फॉस्फोलिपिड। हम लोगों ने क्या कहा, एचआईवी वायरस किससे घिरा हुआ है, 2 फॉस्फोलिपिड के परतों से निर्मित होता है, और जिसमें 2 प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है, एक होता है GP120, एक होता है GP41। ठीक है, तो 2 प्रकार के मिलेंगे आपके पास में, कौन कौन से आ जाएंगे, GP120 और एक क्या आ जाएगा आपके पास में, GP41। तो 2 प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन को किस प्रकार बनाया जाए यहाँ पे, तो वो 2 प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन ऐसे नजर आते हैं। ठीक है, ये क्या है आपके पास में, ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है, क्या होते हैं इसके अंदर, ग्लाइकोप्रोटीन धसे हुए रहते हैं कुछ इस तरीके से, समझ रहे हैं। तो यहां पे मैं बना रहा हूं वो ग्लाइकोप्रोटीन्स बना रहा हूं, GP14, 41 वाले। GP वर्ड यूज लिया है वो ग्लाइकोप्रोटीन के लिए इस्तेमाल किया है। किसके लिए इस्तेमाल किया है, ग्लाइकोप्रोटीन के लिए इस्तेमाल किया है। तो बाहर की ओर किसका स्तर है, बाहर की ओर फॉस्फोलिपिड का स्तर है, 2 स्तर है, जिसमें आपके पास में क्या है, GP41 और कौन सा है आपके पास में, GP120। तो GP41 जो है आपके पास में वो अंदर वाला है, यानी डंडा जो आपको नजर आ रहा है, ये आपके पास में क्या है, GP41 है, और ये आपके पास में क्या है, GP120 है। दोनों क्या है आपके पास में, ग्लाइकोप्रोटीन। कुल मिला के फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर है, जिसमें प्रोटीन क्या है, धसे हुए हैं। क्या है, प्रोटीन धसे हुए रहते हैं। विषाणु के अंदर के भाग में क्या होता है, एक सूत्रीय आरएनए के 2 अणु पाए जाते हैं। कितने अणु मिलते हैं, एक सूत्रीय आरएनए के 2 अणु, यानी कि सिंगल स्ट्रैंडेड होगा और 2 आरएनए मिलेंगे, ये 2 आरएनए। ठीक है, एक सूत्रीय आरएनए के 2 अणु पाए जाते हैं। दोनों अणु पर क्या होता है आपके पास में, एक एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। एक यहां आ जाएगा और एक यहां आ जाएगा। तो इसको हम पहले नामकरण कर दें। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आरएनए के अणु, क्या आ जाएगा, आरएनए। ये भी क्या आ जाएगा, आरएनए, और इसका नाम क्या आ जाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के अंदर क्या होता है आपके पास में कि ये एंजाइम आरएनए से डीएनए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब इस एंजाइम के द्वारा हम लोग आरएनए से डीएनए का निर्माण कर सकते हैं। समझ रहे हैं, सामान्य रूप से डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, लेकिन इसमें उल्टा ट्रांसक्रिप्शन चलता है, मतलब उल्टा अनुलेखन चलता है। अनुलेखन वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, और उल्टा अनुलेखन मतलब आरएनए से डीएनए का निर्माण होना। ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मिल जाएगा। 2 एक सूत्रीय क्या मिलते हैं आपके पास में, आरएनए मिलते हैं। आरएनए को घेरे हुए 2 प्रोटीन के क्या होते हैं, आवरण होते हैं, जिसमें आंतरिक प्रोटीन P24 और बाहरी प्रोटीन P17 होता है। ठीक है, तो यहां पे आपके पास में इसको भी घेरे हुए क्या है आपके पास में, 2 क्या चीज आ जाएगी आपके पास में, इसको घेरे हुए भी हमारे पास में 2 तरह के क्या है यहाँ पे, जिसको अपन पिंक कलर से बनाए या किससे बनाए, कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा यार, इससे बनाते हैं डार्क से। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में इसको घेरे हुए भी क्या होता है आपके पास में, प्रोटीन का आवरण होता है इस प्रकार से। तो जो प्रोटीन का आवरण है इसमें जो ये आंतरिक यानी कि ये जो ब्लू कलर से बनाया है, इसको तो अपन लोग क्या नाम दे रहे हैं, यहाँ पे आपके पास में जो आ रहा है उसका नाम आ जाएगा P24। कौन सा प्रोटीन है, P24।
और जब बाहर की तरफ है, मतलब ये जो बाहर की तरफ एरिया रहा खाली, इसमें रहता है आपके पास में P17। कौन सा रहता है आपके पास में? P17 रहेगा। तो ये आपके पास में क्या होती है? एक HIV वायरस की संरचना होती है। क्या होती है? HIV वायरस की संरचना है। ये क्या पढ़ा हम लोगों ने संरचना में? कि वायरस होता है वो 2 फॉस्फोलिपिड की झिल्लियों द्वारा या फॉस्फोलिपिड के स्तर द्वारा क्या होता है? निर्मित होता है। उस फॉस्फोलिपिड के अंदर आपके पास में क्या होते हैं? प्रोटीन धसे हुए रहते हैं, जिसमें आपके पास में प्रोटीन का नाम होता है ग्लाइकोप्रोटीन। 2 प्रकार के ग्लाइकोप्रोटीन पाए जाते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन 41 और ग्लाइकोप्रोटीन 120। ठीक है, दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है। अब जो अंदर की ओर चलें तो अंदर की ओर एक सूत्रीय आरएनए मतलब सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के 2 अणु पाए जाते हैं। कितने अणु मिलते हैं? 2 अणु पाए जाते हैं। और दोनों अणुओं पर क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम लगा होता है, जिसके द्वारा डीएनए से आरएनए का निर्माण किया जा सकता है आसानी से। और इन आरएनए अणुओं को भी घेरे हुए 2 प्रोटीन होते हैं। एक जो अंदर की ओर प्रोटीन होता है उसका नाम होता है P24, एक जो बाहर की ओर होता है उसका बोलते हैं P17 प्रोटीन होता है। क्या होता है? P17 प्रोटीन होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द संरचना ऑफ HIV वायरस, यानी कि HIV एड्स के वायरस की क्या है आपके पास में? संरचना है। समझ गए मेरी बात को? याद रखना इस चीज को। मैंने आपको पहले भी कहा है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की सहायता से आरएनए से डीएनए का संश्लेषण कर सकता है। और HIV के 2 विभेद पाए जाते हैं, मतलब 2 स्ट्रेन होते हैं। 2 विभेद का मतलब 2 स्ट्रेन है, मतलब दो प्रारूप हो सकते हैं HIV के। एक होता है HIV1 और एक होता है HIV2। ठीक है, जिसे वर्तमान में HIV1 के लिए एड्स का जिम्मेदार माना जाता है। तो इसके 2 विभेद है। एक क्या है आपके पास में? HIV1 और एक क्या आ जाएगा आपके पास में? HIV2। ठीक है, HIV2। तो आजकल मतलब जो एड्स के लिए जिम्मेदार मानते हैं वो कौन सा है आपके पास में? इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एड्स डिजीज। ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? एड्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है HIV वाला। ठीक है, याद रखना। अब अपन बात करते हैं कि ये आपके पास में फैलता कैसे है, यानी इसका संक्रमण कैसे होता है, यानी कि वाहक क्या रहेंगे इसके। ठीक है, वाहक या संक्रमण कैसे होता है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। फिर हम लोग बात करेंगे वायरस के जीवन काल के बारे में भी। तो वाहक का संक्रमण मतलब संक्रमण कैसे हो रहा है कि कुछ कारण बता रहा हूं जिसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। रक्त और यौन द्रव्य में उपस्थित होता है। HIV वायरस पहले तो प्रेजेंट कहां होता है? HIV रक्त, कौन आ गया? रक्त व यौन द्रव्य में, यौन द्रव्य में उपस्थित होता है। अब क्या क्या कारण रहेंगे, किस किस वजह से ये फैल सकता है या होता है? सबसे पहले असुरक्षित यौन संबंध से। असुरक्षित यौन संबंध से मतलब कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है वो क्या है कि असुरक्षित है, मतलब किसी भी तरह का कोई भी बैरियर यानी कि रोधक उपयोग में नहीं लिया, जैसे कॉन्डम वगैरह ये यूज नहीं लिया है, तो उससे क्या होता है? असुरक्षित यौन संबंध से सबसे मोटा कॉज यही है इसके फैलने का। ठीक है, 2 नंबर पे मैं बात करता हूं आपके पास में, जो 2 नंबर पे आ रहा है, रोगी या व्यक्ति से रुधिर दान द्वारा भी हो सकता है। रोगी व्यक्ति से रुधिर दान द्वारा, ठीक है, मतलब ब्लड के ट्रांसफ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक है, उत्तक या अंगों के दान से भी होता है। किसी रोगी व्यक्ति का उत्तक दान कर रहे हो, रोगी व्यक्ति के उत्तक या अंग दान से, समझ रहे हैं? रोगी व्यक्ति के उत्तक या अंग दान से भी होता है। 4 नंबर पे क्या आ जाएगा? रोगी द्वारा उपयोग में ली गई सुई का स्वस्थ मानव द्वारा प्रयोग। रोगी द्वारा उपयोग में ली गई सुई का स्वस्थ मानव द्वारा प्रयोग। ठीक है, क्या आ जाएगा? स्वस्थ मानव द्वारा प्रयोग हो जाएगा। उसके बाद में नशीली औषधियों के इंजेक्शन अगर कोई कंटिन्यू खा रहा है तो
गड्ढे बनते हैं, गड्ढे बनने से एड्स का वायरस एंटर करता है। नशीली औषधियों के इंजेक्शन द्वारा सेवन से, मतलब कंटिन्यू ये आदत है उसको, तो वो चीज हो सकती है इसके अंदर भी। उसके अलावा संक्रमित मां से उसके द्वारा पैदा किए जाने वाले शिशु को भी हो सकता है, अपरा के द्वारा। ठीक है, संक्रमित मां से उसके द्वारा पैदा किए जाने वाले शिशु को भी हो सकता है, अपरा के माध्यम से, प्लासेंटा के माध्यम से हो सकता है। एड्स से पीड़ित महिलाएं गर्भ धारण ना करें ऐसा नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है ना। लेकिन ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी होती है कि ये 6 पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इनके द्वारा क्या होता है, HIV एड्स के फैलने के चांसेस होते हैं वो रहते हैं। और सुरक्षित यौन संबंध, जिसके अंदर क्या होता है आपके पास में कि विदाउट, सबसे मेन चीज यही है, यौन संबंध से, असुरक्षित यौन संबंध। ठीक है, रोगी व्यक्ति से रुधिर धारण द्वारा अगर कोई एड्स का व्यक्ति है और वो अपना ब्लड किसी स्वस्थ व्यक्ति को दे रहा है, डोनेट कर रहा है, या स्वस्थ व्यक्ति के अंदर उसका ब्लड जा रहा है, मतलब ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, तो उस व्यक्ति के द्वारा से भी हो सकता है। रोगी व्यक्ति के उत्तक या अंगदान से, क्योंकि रोगी व्यक्ति का जब आप उत्तक निकालेंगे या ऑर्गन निकालेंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो रुधिर की सप्लाई रहती है या वो रहता है, तो उसमें एड्स का वायरस होता है, तो उसके द्वारा भी फैल सकता है। रोगी द्वारा उपयोग में ली गई सुई का स्वस्थ मानव द्वारा उपयोग, इसलिए आजकल डिस्पोजेबल नीडल्स वगैरह आने लग गई है, सिरिंज वगैरह, जिससे क्या होता है आपके पास में जो रोगी व्यक्ति है उसमें उसका क्या रहता है आपके पास में कि जो सुई इस्तेमाल की है, हाथों हाथ इस्तेमाल की, फेंक दी, वो सेम सिरिंज या वो सेम इंजेक्शन किसी और को नहीं लगाते हैं आजकल। नशीली औषधियों के इंजेक्शन द्वारा सेवन से, कंटिन्यू एक ही इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो, और कंटिन्यू इंजेक्शन लगता है तो वहां पे एक गड्ढा सा बनता है जहां से वायरस के एंटर होने की संभावनाएं बनती है। संक्रमित मां से उसके द्वारा पैदा किए जाने वाले शिशु को हो सकता है, होगा ही होगा, ऐसा अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अपरा के द्वारा ये वायरस होता है, वो शिशु के अंदर ट्रांसफर हो सकता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी, ये सभी केसेस के लिए आवश्यक नहीं है, ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या थे, 6 बिंदु थे जिनके बारे में मैंने आपके पास में बातचीत किया। ठीक है, ये क्या था अपने, वाहक या संक्रमण। सबसे खास बात बताता हूं, जैसे अगर किसी व्यक्ति के शरीर में HIV का वायरस प्रवेश किया है, जैसे मान लीजिए आज ही प्रवेश किया है, और अगर अपन जांच करवाते हैं तो वो वायरस हमारे जांच के अंदर नहीं आएगा। अर्थात हमको जब वायरस प्रवेश कर गया उसके काफी टाइम बाद में पता लगता है कि हाँ भाई हमको एड्स हुआ है, मतलब 2 से 3 महीने तक और सालों तक भी कई बार ऐसा होता है कि साल भर हो गया, लक्षण प्रकट तो हो नहीं रहे और पता चलता नहीं है भाई इसके कोई पर्टिकुलर लक्षण तो है नहीं एड्स के कि हम उस आधार पे डायग्नोस कर ले, निदान कर ले, हाँ भाई इसको एड्स, ऐसा तो नहीं है। आपको ही सूझा कोई चीज, अगर आपको इनके बारे में जानकारी है और आपको सूझा यार कहीं मेरे को एड्स तो नहीं है, आप जांच करवा के आए, उसमें निकल गया तो निकल गया। लेकिन अगर ऐसी चीज है कि आपको आज ही शरीर के अंदर वायरस प्रवेश किया है और आज ही अगर आप जांच करा के आ रहे हो तो उसमें नहीं आएगा। अर्थात बहुत समय लग जाता है इसके मतलब कि कारक को जांच के अंदर पकड़ने के लिए, मतलब कि इसको एड्स का वायरस गया है या नहीं गया है। लेकिन जिस दिन से वायरस शरीर के अंदर एंटर किया वो व्यक्ति उसी दिन से उस रोग का वाहक तो बन ही चुका है। अब वो व्यक्ति अगर किसी दूसरे के साथ में यौन संपर्क बनाता है, जो उस व्यक्ति को खुद को नहीं पता कि मेरे को एड्स है, वो अगर यौन संपर्क बनाता है तो जाहिर सी बात है वो आगे फैलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? या वो व्यक्ति अगर ब्लड डोनेट करता है तो जाहिर सी बात है वो आगे की तरफ फैलेगा। समझ रहे हो? इसलिए ब्लड बैंक और इन सब में सुविधाएं की जाती है थोड़ी सी कि या तो इसकी जांच ऐसी हो कि तुरंत पता लग जाए, या फिर जो भी रुधिर आ रहा है ब्लड बैंक के अंदर उसका 2 महीने बाद में इस्तेमाल किया जाए, 2 महीने स्टॉक पड़ा रहा है उसके बाद का इस्तेमाल किया जाए। कुछ ऐसी संभावना या कुछ ऐसी चीज करनी चाहिए। बाकी ऐसा होता नहीं है कि 2 महीने तक वो ब्लड पड़ा रहे। बेटर है कि छोटे छोटे आजकल बायोटेक्नोलॉजी ने क्या कर दिए हैं कि इंस्ट्रूमेंट बना दिए हैं जिसके द्वारा क्या है जांच कर सकते हैं और जल्दी रिपोर्ट आ सकती है और जल्दी डायग्नोसिस किया जा सकता है। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है एड्स के अंदर, कि दुख की बात यही होती है कि एड्स के विषाणु का संक्रमण होने पर व्यक्ति में एड्स के लक्षण पैदा नहीं होते हैं
और व्यक्ति कई वर्षों तक सामान्य जीवन व्यतीत कर सकता है। ऐसे व्यक्ति अनजाने में किसी दूसरे के साथ को संक्रमित कर देते हैं। HIV हमारे शरीर में प्रवेश करता है और क्या करता है, हमारे पास में इम्यूनिटी को डाउन करता है धीरे धीरे करके, जिससे हमारा जो शरीर है वो रोग से ग्रसित हो जाता है। हमारे शरीर में बहुत सारे रोग लग जाते हैं। ये समझ लिए छोटी छोटी बीमारी भी लंबा रूप धारण कर लेती है। अर्थात क्या हो गया आपके पास में, अर्थात ये चीज हो गई आपके पास में कि एड्स बीमारियों का घर बन जाता है। क्या बन जाता है? बीमारियों का घर बन जाता है एड्स। ये ध्यान रखिएगा आप लोग यहाँ पे। अब इसका कोई भी अभी तक उपचार नहीं है। ये रोग बहुत ही घातक है। इसके लिए ना ही कोई टीका है, ठीक है ना। निर्माण के लिए बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं टीके के निर्माण के लिए। कुछ टीकों जैसे कि HIV, HIG, ठीक है, पर मतलब प्रयास चल रहा है। बायोसिन, इनका विकास संभव हुआ पाया, लेकिन अभी तक कोई भी टीका एड्स से पूर्ण रूप से बचाव में सक्षम नहीं है, ठीक है ना। याद रखना, हाल ही में जर्नल ऑफ वायरोलॉजी ने मार्च 2008 में अद्भुत एक रिपोर्ट के अनुसार अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज के शोध दल के द्वारा आनुवांशिक रूप से रूपांतरित साइटोटॉक्सिक टी लसिकाणु को उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की है। इन रूपांतरित लसिकाणुओं की सहायता से भविष्य में HIV के संक्रमित कोशिकाओं को प्रभावी रूप से नष्ट किए जाने में प्रबल संभावना है, लेकिन अभी तक इसका कोई भी इलाज नहीं है, ठीक है। बचाव ही इसका उपाय है। आपको यहाँ पे बता रहा हूं मैं, जो ये चीज याद रखिएगा, बचाव ही इसका उपचार है। और किन किन चीजों से बचना चाहिए वो मैं पॉइंट आउट यहां पे लिख रहा हूं आपको। जब भी इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता हो तो डिस्पोजेबल सुई या निर्जमीकृत सुई का प्रयोग करें। क्या होगा? जब भी, या मैं वर्बली बोल देता हूं, या नॉर्मल लिख देते हैं अपन लोग, क्या करें? डिस्पोजेबल सुई का प्रयोग करें। डिस्पोजेबल इंजेक्शन यानी सुई का प्रयोग करें, ठीक है। डिस्पोजेबल सुई का प्रयोग करें, ये पहला पॉइंट आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। या निर्जमीकृत सुई। अधिकतर रक्त बैंक, जो ब्लड बैंक होते हैं, ब्लड बैंक से एड्स के लिए सुरक्षित रुधिर आधान का ही प्रयोग करें। जब भी आप क्या करते हैं, ब्लड बैंक से ब्लड लेंगे, ब्लड बैंक से जब भी क्या करते हैं, ब्लड लेते हैं, प्रॉपर चेक करके लेना चाहिए, प्रॉपर चेक हो, ठीक है, जिससे क्या हो कि एड्स का खतरा ना रहे। 3 नंबर पे पॉइंट आउट करूं तो यौन संबंध बनाने के लिए क्या होता है, सुरक्षित यौन संबंध बनाने के लिए कॉन्डम का यूज करें, ठीक है। तो ये भी आपको लिखना होगा, सुरक्षित यौन संबंध के लिए कंडोम का यूज करें, ठीक है। और मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर नहीं होने चाहिए कि आज इसके साथ कल उसके साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। याद रखना, कॉन्डम भी एक लिमिटेड टाइम तक आपको बचा सकता है एड्स से, लेकिन हमेशा सुरक्षा दे ऐसा जरूरी नहीं है, ये भी याद रखना है आपको। 4 नंबर पे मैं अगर बात करता हूं आपके पास में, तो दूसरे मनुष्य के द्वारा जो यूज की गई नशीली सुई है, ठीक है, तो ये भी याद रखना, दूसरे मनुष्य द्वारा उपयोग की गई नशीली सुई का प्रयोग न करें, ठीक है। समझ गए मेरी बात को? ये आ जाएगा हमारे पास में। और एड्स से पीड़ित महिलाएं गर्भधारण ना करें, नहीं तो बच्चे को भी होगा। एड्स से पीड़ित महिलाएं गर्भधारण ना करें। इनमें से किसी पे भी ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि अगर आपको कह दिया गर्भधारण ना करें तो ना करें, ऐसा कोई सरकार ने नियम नहीं बनाया। कर सकते हैं, लेकिन वो खतरा आपको ही है, आगे समाज को भी खतरा है। जो बच्चे पैदा होंगे क्या पता उनको भी एड्स हो गया तो फिर वो आगे फैलेगा, इसी तरीके से फैल रहा है ये बच्चे, समझ रहे ना। तो इस चीज को थोड़ा सा बचाव ही इसका उपचार है, ये चीज आपको दिमाग में रखनी ही होगी। अब अगर अपन बात करते हैं HIV के जीवन काल के बारे में, HIV वायरस का, HIV का जीवन काल,
जीवन काल या जीवन चक्र, सॉरी जीवन काल नहीं कहूंगा, जीवन चक्र के बारे में कहूंगा, लाइफ स्पैन, कि वायरस करता क्या है हमारे शरीर के अंदर जा करके। ये वायरस क्या होता है आपके पास में, जैसे रेट्रो वायरस है, कौन सा वायरस है, रेट्रो वायरस। ये सबसे पहले हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, शरीर में क्या कर गया, प्रवेश कर गया। प्रवेश करने के बाद में ये हमारी सेल, हमारे बॉडी की मैक्रोफेज कोशिका, मैक्रोफेज कोशिका में क्या करेगा, अपने आरएनए को किस में कन्वर्ट करेगा, मतलब वायरल आरएनए है, इसको कन्वर्ट करेगा किस में, पहले वायरल डीएनए में। क्यों कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हमारे शरीर का आनुवांशिक पदार्थ कौन होता है, डीएनए होता है, इस वजह से कन्वर्ट करेगा। जिसकी मदद से कन्वर्ट करेगा उसका नाम होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब ये वायरल डीएनए बन गया है, अब ये वायरल डीएनए रुधिर के माध्यम से, ठीक है, वैसे ही रुधिर ही होगा माध्यम, तो रुधिर के माध्यम से टी लसिका अणु में एंटर करेगा, किसमें, टी लसिका अणु यानी टी लिम्फोसाइट में एंटर करेगा। जानकारी के लिए बता देता हूं, टी लिम्फोसाइट जो होती है हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडी के निर्माण में सहायता करती है। अगर टी लिम्फोसाइट अफेक्टेड हुई तो एंटीबॉडी का निर्माण नहीं होगा, मतलब एंटीबॉडी के निर्माण करने वाले सारे मजदूर मर गए। टी लिम्फोसाइट पे क्या करता है, अटैक करता है। टी लिम्फोसाइट में क्या करता है आपके पास में, टी लिम्फोसाइट के डीएनए को क्या करता है, इसके डीएनए को कन्वर्ट करता है किसमें, वायरल डीएनए में कन्वर्ट कर देता है, कॉपी बनाता है ये, मतलब प्रतिकृतिकरण करता है, रेप्लिकेशन करता है, अंदर गुणन करता है कंटिन्यूसली, ठीक है। इसके डीएनए को वायरल डीएनए में कन्वर्ट कर दिया, अब अपने डीएनए की कॉपी बनाएगा। रेप्लिकेशन बहुत फास्ट करता है, प्रतिकृतिकरण, जिससे हजारों की संख्या में लसिकाणुओं के अंदर वायरल डीएनए फैल जाता है, और एक लसिकाणु के बाद में दूसरी लसिकाणु, दूसरी के बाद में तीसरी लसिकाणु, यानी कि लसिकाणु एक तरह की फैक्ट्री बन जाती है वायरल के डीएनए के फॉर्मेशन की। तो यहां पे आपके पास में हर एक टी लसिकाणु क्या करता है, वायरल डीएनए बनाने लग जाता है। तो वायरल डीएनए इतना बन जाता है, यहां पे आपके पास में एचआईवी का वायरल डीएनए बहुत ज्यादा बन जाता है, और टी लिम्फोसाइट क्या हो जाती है आपके पास में, टी लसिकाणु जो है आपके पास में, इसका काउंट क्या हो जाता है आपके पास में, डाउन हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है इसका काउंट। जब इसका काउंट कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है कि इम्यूनिटी क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, क्योंकि टी लसिकाणु हमेशा क्या करता है, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में मदद करता है। क्या करता है, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है, मतलब इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, मतलब एंटीबॉडी के निर्माण में क्या करता है, आपके पास में सहायता करता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को, एंटीबॉडी के निर्माण में क्या कर रहा है, आपके पास में सहायता कर रहा है। जब एंटीबॉडी के निर्माण में सहायता कर रहा है और इसकी संख्या कम हो गई तो शरीर की प्रतिरक्षा क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। कौन सी, उपार्जित प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा क्या हो जाएगी, इसके अंदर डाउन हो जाएगी। उपार्जित प्रतिरक्षा डाउन होने से सामान्य रोग भी क्या हो जाएगा, घातक रूप ले लेगा, और इस प्रकार क्या होगा कि आपका जो शरीर होगा वो बीमारियों का घर बनता जाएगा। ठीक है, इसके कोई पर्टिकुलर इसके लक्षण तो है नहीं, ठीक है, समझ रहे ना, इसके लक्षण खुद के तो है नहीं, तो ये बात आपको यहाँ पे दिमाग में रखनी पड़ेगी। उपार्जित प्रतिरक्षा क्या हो जाती है, इसमें डाउन हो जाती है। अंडरस्टैंड। तो ये एचआईवी का लाइफ साइकिल था, याद रखना इस चीज को। अब जो ये लाइफ साइकिल है इसको ही ध्यान से पढ़ना है, अच्छी चीज है। आपके पास में शरीर में प्रवेश करके मैक्रोफेज सेल्स के ऊपर अटैक करके खुद के आरएनए को पहले डीएनए में कन्वर्ट करना, फिर ये डीएनए ब्लड के थ्रू टी लिम्फोसाइट पे अटैक करना, टी लिम्फोसाइट के डीएनए को वायरल डीएनए में कन्वर्ट करना, ये वायरल डीएनए कंटिन्यू टी लिम्फोसाइट के डीएनए को वायरल डीएनए में कन्वर्ट करता रहेगा, और साथ में क्या होगा, फिर बाद में इसकी उपार्जित प्रतिरक्षा शरीर की क्या हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ही शरीर की प्रतिरक्षा डाउन हो जाएगी वैसे ही क्या हो जाएगा, आपका इम्यूनिटी कम होते छोटी से छोटी बीमारी भी बड़ा रूप ले लेगी। याद रखना इस चीज को। ये एचआईवी का जीवन चक्र था। अब है अपने पास में इसका निदान का मतलब डायग्नोसिस, निदान का मतलब डायग्नोसिस में मतलब होता है आपके पास में बीमारी का पता कौन सी जांच के द्वारा लगवाया जा सकता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये आपके पास में कि किस जांच के द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं इसके अंदर। तो एचआईवी के संक्रमण के बाद 6 से 8 सप्ताह की अवधि में शरीर में प्रतिरक्षी अनुक्रिया प्रकट होती है। 6 से 8 सप्ताह बाद
ठीक है, इसमें पहला टेस्ट है जिसके द्वारा पता लगा सकते हैं वो है एलिजा। बहुत बार इसका फुल फॉर्म पूछा हुआ है एलिजा का। ठीक है, एलिजा का मतलब आपके पास में आ जाएगा ई फॉर आपके पास में आ जाएगा एंजाइम, एल फॉर लिंक्ड, LINKED लिंक्ड, आई फॉर इम्यूनो, अंग्रेजी वालों को भी हिंदी में याद करना पड़ेगा, हिंदी वालों को भी अंग्रेजी में याद करना पड़ेगा, इम्यूनो, एलिजा है SA है। ठीक है, एलिजा SA रहेगा इसके अंदर। ठीक है, क्या आ जाएगा SA। ठीक है, एलिजा। S फॉर सॉर्बेंट, क्या आ जाएगा सॉर्बेंट, और A फॉर क्या आ जाएगा एस्से, कैसे एस्से। तो यहां पे आपके पास में क्या चीज आ जाएगी, यहां पे आपके पास में जो आ रहा है वो है कौन कौन सा आपके पास में आ गया, यहां पे एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सॉर्बेंट एस्से, ये आपके पास में इसमें वर्डिंग रहेगी। एलिजा का विस्तार है ये, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें एड्स किट का यूज करते हैं जो HIV एंटीजन को क्या करता है, HIV एंटीजन से युक्त होता है, मतलब HIV एंटीजन जो होता है उससे बना हुआ होता है, ताकि उससे क्या कर सके हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसके अंदर क्या एड्स का वायरस गया है या नहीं गया है। दूसरा होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण। ठीक है, ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अभी इसका यूज कम ही लेते हैं। ये एक अधिक विश्वसनीय और सटीक परीक्षण है जो सस्ता और कम होता है। ठीक है, ज्यादा डिटेल आपके पास में आएगी नहीं, आपको सिर्फ डायग्नोसिस का नाम याद रखना है। ब्लॉटिंग वगैरह होती है, बायोटेक के थ्रू इसका यूज कर सकते हैं, अंडरस्टैंड ना, ज्यादा आपको इसके अंदर याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं इसके उपचार की कि यार इसका उपचार क्या हो सकता है, मतलब व्हाट अबाउट द ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उपचार क्या होगा, एड्स रोग का अभी तक तो कोई स्थायी उपचार नहीं है, लेकिन इसके कारकों से बचाव का ही क्या हो सकता है, इसका इलाज है। इसके कारकों से बचाना ही इसका इलाज हो सकता है बेटा, ये चीज ध्यान रखनी है अपन को। ठीक है ना, तो ये देखते हैं अपन लोग HIV एड्स के अंदर। लास्ट बस 2 मिनट का रहा है हमारे पास में, ये 2 मिनट के अंतर्गत ये पूरा अपने पास में फिनिश हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें एड्स का कोई भी स्थायी उपचार नहीं है, इसके कारकों से ही बचाव का इसका इलाज होता है। इसके अंदर कुछ दवाइयां बनाई गई है जो 100% तो सही नहीं है, लेकिन इन औषधियों के नाम क्या होते हैं, एजिडोथाइमिडीन। पहली औषधि का क्या नाम लिख रहा हूं, एजिडोथाइमिडीन। ठीक है, ये पूरी सही नहीं है लेकिन हाँ ठीक है, इसका यूज किया जाता है। फिर आती है फास्करनेट, कौन सी बीमारी, कौन सी आती है दवाई, फास्करनेट। दूसरी बीमारी का नाम फास्करनेट आ जाएगा, दूसरी बीमारी नहीं दवाई का नाम, सॉरी। फिर DDC आती है, डाइडिऑक्सीसाइटिडिन, क्या आ जाएगा, डाइडिऑक्सीसाइटिडीन। ठीक है, फिर 4 नंबर पे हमारे पास में आ जाएगा D40 स्टूविडीन। ठीक है ना, क्या आ जाएगा, स्टूविडीन। ये औषधियां जो है वो आपके पास में क्या होती है कि न्यूक्लियोटाइड तुल्य होती है, जो विषाणु RNA से DNA का संश्लेषण को रोकती है। कि भाई जो RNA से DNA बनाता है ना वायरस, इसको रोकने के लिए ये दवाइयां काम में आती है सारी की सारी, ताकि क्या हो, आगे वायरल DNA ना बने। ठीक है, जैसे कि आपके पास में स्टूविडीन, इनवाइजर्स, तो आपके पास में कुछ और भी है इसके अंदर, जैसे दवाइयां होती है सेक्यूनेविर, इनवायरेज, इंडिनेविर, ये सब दवाइयां भी होती है। ठीक है, एड्स के फैलने के संबंध में कई सारी भ्रांतियां हैं बेटा, लेकिन ये रोग सामान्य सामाजिक संपर्क, जैसे हाथ मिलाने से, एक ही घर में साथ में रहने से, खाने पीने से, खेलने कूदने से, पढ़ने से, कोई भी काम साथ में करने से नहीं होता है। जैसे एक ही शौचालय का प्रयोग करने से, छींकने से, खांसने से, गले मिलने से, मच्छर के काटने से, खटमल के काटने से, कोई कीट के काटने से एड्स रोग नहीं होता है। ठीक है ना, याद रखना इस चीज को। हमारे देश में पहला HIV संक्रमित व्यक्ति सन 1986 में चेन्नई में मिला था, अतः इसे एक मृत्यु वारंट के नाम से जाना जाता है कि डेथ वारंट है, मरेगा ही मरेगा ये। इसके बचाव के लिए संपूर्ण दुनिया के लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से 1988 से प्रति वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस बीमारी के महामारी रूप में फैलने की आशंका को देखते हुए भारत में 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रित संगठन नाको का भी गठन किया गया, जिसके द्वारा क्या होती है, इसकी जानकारी दी जाती है। तो आपको ये याद रखना कि 1 दिसंबर जो होता है वर्ल्ड एड्स डे होता है।
ठीक है, क्या होता है, वर्ल्ड एड्स डे होता है। और एक ये याद रख लेना कि भारत सरकार द्वारा जो प्रोग्राम चल रहा है वो नाको है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेशनल एड्स, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ये सब व्यवस्थाएं हमारे भारत में शुरू की गई है। तो वीडियो के इस सेक्शन में हम लोगों ने विषाणु जनित बीमारी केवल एक के बारे में डिस्कस किया, खुद भी अपने आप में बहुत ही विशाल यानी मेरे नाम की तरह थी, इसका नाम था एड्स। अब वीडियो के अगले भाग में हम लोग दूसरी विषाणु जनित बीमारियों के बारे में डिस्कस करने जाएंगे। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, इस बीमारी को अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।